नमस्कार दोस्तों, द यूनियन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय हिस्ट्री है और इसमें सिंधु घाटी टॉपिक आज हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं विषय सिंधु घाटी सभ्यता। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है? भारत के उत्तर में तिब्बत में एक जगह है कैलाश मानसरोवर। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसे सिंधु नदी कहते हैं। वह नदी भारत पाकिस्तान बहते बहते अरब सागर में गिरती है और इस नदी से बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं और इस क्षेत्र को सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। तो ये जो पूरी सभ्यता थी वो सिंधु नदी घाटी तंत्र के आसपास फैली हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। इसके अन्य नाम हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे प्रथम नगरी क्रांति सभ्यता भी कहा जाता है। इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। ये इतने सारे नामों से इसे जाना जाता है। क्या वजह थी इसका नाम सिंधु घाटी के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता पड़ा? क्योंकि जब इस सभ्यता की खोज होना शुरू हुई, और इस सभ्यता की पहली बार खोज कब हुई, तो 1902 में जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1902 के आसपास में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। और इस विभाग का कार्य था पुराने स्थलों की खोजबीन करना, उनसे जानकारी प्राप्त करना। तो 1902 में इसकी स्थापना हुई और 1921 में इसने प्रभावी कार्य शुरू किया। और इस समय इस संस्था के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में और उनके सहयोगी दयाराम साहनी के योगदान से पहली बार इस स्थल की खोज। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजे जाने वाला पहला स्थल हड़प्पा नामक स्थल था, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के जो लोग थे उन्हें कांसा बनाने की जानकारी थी। तो जब तांबा और टीन को मिलाया जाता है तो एक धातु बनती है जिसे कांसा कहते हैं, और इस कांसा बनाने की जो तकनीक थी उसकी जानकारी इस कालखंड के लोगों को थी, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम नगरी क्रांति सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे, यह सभ्यता पूरी तरह से नगरीकृत सभ्यता थी, पूरी तरह से नगरों में बसती थी। इसलिए भारत के इतिहास में पहली सभ्यता जिसे माना गया है उसमें पहली बार नगरों में बसने के साक्ष्य मिल रहे हैं, इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता कहा जाएगा। इसके बाद का चैप्टर आप देखेंगे वैदिक काल, उसमें लोग गाँव में बसते हैं, इसलिए इसे प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता भी कहा जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है सरस्वती सभ्यता। ये इतने नाम हैं। वनडे कंपटीशन के दृष्टिकोण से या अदर कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखेंगे, इसके नामों से बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं कि कोई 3 नाम दे देगा, कोई एक अदर दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है, आप सही विकल्प को चुनें, कोई एक उसमें से नहीं रहेगा। है इसके कालखंड की चर्चा कर लेते हैं कि ये महान सभ्यता भारत में किस कालखंड में रही होगी। तो ये सभ्यता
अलग अलग इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। जैसे एक इतिहासकार हैं फादर एचयास, उनके अनुसार ये सभ्यता भारत में 6000 ईसा पूर्व रही। फादर एचयास के अनुसार ये सभ्यता भारत में 6000 ईसा पूर्व रही होगी। ईसा पूर्व का संदर्भ ये है कि ईसा मसीह के जन्म से इतने वर्ष पहले, यानी ईसा मसीह का जन्म वर्ष जिस साल हुआ, मान लीजिए 25 दिसंबर, पहला वर्ष पहली शताब्दी को आप पहली सेंचुरी मानते हैं, तो उस कालखंड से 6000 वर्ष पूर्व ये सभ्यता भारत में थी, ऐसा मानना है इन इतिहासकार का। दूसरे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जो भारत की दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय पुरातत्व विभाग के स्वयं निदेशक थे और इनके मार्गदर्शन में खुदाई हुई, इसलिए हम इनकी बात को काट नहीं सकते हैं। और इनके अनुसार 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता है। एक माधव स्वरूप हैं इतिहासकार, इनके अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व तक। अलग अलग इतिहासकारों के अपने अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सर जॉन मार्शल हैं, क्योंकि इन्होंने प्रत्यक्ष अपने निर्देशन में, अपने मार्गदर्शन में खुदाई की और ये इनके हमारे भारतीय नजरिए से इनका महत्व अलग है। आइए, इसके अलावा वह कौन सी विधि है और क्यों सर्वाधिक मान्य है? वह सी कार्बन 14 विधि है और वह सर्वाधिक मान्य इसलिए है क्योंकि ये दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है सी कार्बन 14, इसके अनुसार ये सभ्यता भारत में 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक थी। आइए चर्चा करते हैं कि इन सब का अपना अलग महत्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्यों, ऐसी क्या बात है? तो जो सी कार्बन 14 है ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे है, आप कैसे कह सकते हैं? तो आप देखिए, सी कार्बन 14 जो विधि है वो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्वों के माध्यम से जो पदार्थ होते थे उनकी अर्ध अवकाल निकाला जाता था। इस सभ्यता में जब खुदाई हुई और उससे बहुत सारे वस्तुएं निकली, उनका वैज्ञानिक परीक्षण इस विधि द्वारा किया गया तो उनकी आयु कुछ इस कालखंड में आई। इससे पता चलता है कि यह सभ्यता भारत में इस कालखंड में रही है। अन्य की तुलना में ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके वैज्ञानिक साक्ष्य और प्रमाण है। अन्य इतिहासकारों के अपने बतौर इतिहासकार व्यक्तिगत अनुभव और उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, इसलिए आइए इसके विस्तार पर चर्चा करते हैं। इसका नाम और इसका कालखंड हो गया। इसका विस्तार वर्तमान में जो भारत है उसके कई हिस्से हुए हैं। अखंड भारत में ये भारत, पाकिस्तान और वर्तमान के अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। बहुत ही विशाल सभ्यता थी। आइए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सभी दिशाओं में देखते हैं। पूर्व में ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। आलमगीरपुर तक फैली हुई थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी छोर जो था वो आलमगीरपुर था और उत्तरी छोर, इसका जो उत्तरी भाग है वो जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है, तहसील है अखनूर तहसील के मांडा नामक स्थान पर इसका सबसे उत्तरतम पॉइंट था। और इसकी दक्षिणी पॉइंट की अगर हम बात करें, इसका जो दक्षिणी पॉइंट है वो
महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में एक जगह है दाइमाबाद, जो प्रवरा नदी के तट पर है। दाइमाबाद इसका सबसे दक्षिणी बिंदु था और पश्चिमी बिंदु इसका पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान, वहाँ पड़ता है ये इसकी। और जो इसकी आकृति है वो इतिहासकार बताते हैं इसकी जो भौगोलिक वो त्रिभुजाकार है, और इसकी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये लगभग 1600 किलोमीटर थी। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर थी, और जो इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर थी। और जो इसकी समुद्री सीमा थी बलूचिस्तान, आज का गुजरात, आज का महाराष्ट्र होते हुए ये लगभग 1300 किलोमीटर, ये इसकी समुद्री सीमा थी। और इसका जो बंदरगाह का क्षेत्र था वो इसी हिस्से में पड़ता था। लोथल नामक स्थान यहाँ था, आगे आप देखेंगे समुद्री सीमा। ठीक, इसका पूर्वी से पश्चिम का विस्तार हो गया, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार हो गया इसका। ठीक, आइए ये सभ्यता किन किन देशों में फैली हुई थी। तो ये भारत में तो थी, ये अफगानिस्तान में थी। अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल, पाकिस्तान में ये अभी तक 475 स्थल इससे प्राप्त हुए, और भारत में ये 925 स्थलों पर प्राप्त हुए। अगर पूछा जाए सबसे कम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल किस देश में प्राप्त हुए हैं, तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं, मुंगी घाट और चुटुरपुई। पाकिस्तान में 475 स्थल और भारत में 925। ये पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक स्थल किस राज्य में मिले हैं, तो भारत में सबसे ज़्यादा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात में मिले हैं। 925 में से अधिकांश स्थल इससे हैं। और इस सभ्यता की हम क्षेत्रफल की बात करें कि इस सभ्यता की अगर आकृति त्रिभुजाकार है तो क्षेत्रफल कितना था, तो आज़ादी के पहले भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग ने लगभग 40 स्थलों की खुदाई कर ली थी, और आज़ादी के बाद से अब तक लगभग 1500 स्थलों की खुदाई हो चुकी है। तो जो पुराना इसका क्षेत्रफल था वो इसका क्षेत्रफलीय विस्तार जो पुराने आंकड़े के अनुसार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन नवीनतम आंकड़े की अगर हम बात करें कि इसका नवीनतम क्या है, कितने में ये फैली हुई थी, इसका नवीनतम जो आंकड़ा है, नवीनतम क्षेत्रफल है वो अब 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली। ऐसा क्यों हुआ? पहले इतना था, आप कहोगे सर जी अब इतना कैसे हो गया? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग अभी इसकी संपूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त किया है। डे बाय डे इस पर खुदाई चलती है, इसलिए इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। जब आज़ाद हुआ भारत, स्वतंत्रता के समय 40 स्थलों की खुदाई हुई। आज लगभग 1500 स्थलों की खुदाई हो चुकी है, और आने वाले समय में ये संख्या बढ़ सकती है, तो इसका क्षेत्रफलीय विस्तार भी बढ़ सकता है। ऐसा भी नहीं है कि इतना ही रहेगा, क्योंकि पूरी तरह से सभ्यता का निचोड़ अभी इतिहासकारों के पास नहीं आया है, कामयाबी। और आज भी भारत सरकार की एक संस्था है भारतीय पुरातत्व विभाग, वो काम करता है। आइए इसकी लोगों के रहन सहन कैसा था, तो इस कालखंड में 7 प्रमुख नगर हैं, जिनका अध्ययन करने से हमें इस सभ्यता की मैक्सिमम जानकारी मिल जाती है। ये सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं से कितने आगे थी, इसमें देखते हैं। जो ये सभ्यता थी ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से कई गुना अधिक थी।
तो सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता से सभ्यता से 20 गुना अकेले, 20 गुना, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफलीय विस्तार था वो मिस्र की सभ्यता का अकेले 20 गुना था। और अगर आप मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता मिला दीजिए, दोनों को अगर आप मिलाकर देखेंगे इन दोनों को, तो सिंधु घाटी सभ्यता अकेले 12 गुना, और यही दो सभ्यताएं इस सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। अब आप देख रहे हैं यह सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं से कितना महान, कितनी विस्तृत थी, कितनी समृद्ध। इस कालखंड के जो लोग हुआ करते वो अपने घरों को, क्योंकि नगरीकृत व्यवस्था थी तो जो नगरों में सड़कें थी वो एक दूसरे को संपूर्ण प्रकार थी, मैक्सिमम सड़कें, और इसे कुछ इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से सुसज्जित किया। उसकी वजह यह थी कि जो सड़कें थी वो कच्ची हुआ करती थी, और अगर सड़कें कच्ची होगी तो लोग आज हो या कोई कालखंड हो, जो उनके मुख्य आवास होते हैं उसके खिड़की और दरवाजे उस तरफ नहीं बनाना चाहेंगे जिधर से उनको दिक्कत हो। इसीलिए इस कालखंड के लोगों के जो खिड़की और दरवाजे थे वो मुख्य सड़क से ना होकर गली की तरफ होते थे, क्योंकि सड़कें कच्ची हुआ करती थी, उससे धूल और तमाम समस्याएं आने की संभावना रहती थी। इसलिए मुख्य मार्ग की तरफ जैसा आज है वैसा नहीं था। आज क्या है, आज सड़कें संपूर्ण पर भी काटती हैं, तमाम तरह की ओवर ब्रिज, फ्लाई ब्रिज, तमाम तरह की सड़कें। इस कालखंड में ऐसा नहीं था। इस कालखंड के लोग इस सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं उन पर चर्चा कर लें। हड़प्पा पहला प्रमुख एवं महत्वपूर्ण नगर है इसका। हड़प्पा नगर की अगर हम चर्चा करें तो यह पाकिस्तान में, यह नगर कहाँ है, यह पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कहाँ, यह पाकिस्तान के पंजाब में, और पंजाब में किस जिले में, तो गोमरी एक जिला है जिसका वर्तमान नाम साहिवाल है, साहिवाल उस जिले में। और किस नदी के तट पर, ये रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। कब इसकी खोजबीन हुई, ये 1921 में हुई। सर जॉर्ज मार्शल और उनके सहयोगी दयाराम साहनी के नेतृत्व में इसकी खोज हुई। तो खोज होने के बाद ये पता चला कि ये नगर कैसा था। तो जो दयाराम साहनी और सर जॉर्ज मार्शल ने बताया है कि ये नगर 2 भागों में विभाजित था। एक भाग में सैन्य प्रशासन के लोग रहते थे, राजा रहते थे, सेनाएं रहती थी, पुरोहित रहते थे, और वह भाग दुर्गीकृत था, यानी उस भाग में दुर्ग था। जैसा आज आप देखने को पाते हैं कि आज के जो प्रशासनिक वर्ग के लोग हैं वह भी किसी न किसी दुर्गीकृत भवन में रहते हैं। जैसे आप मुख्यमंत्री या राज्यपाल का आवास देख लीजिए, या किसी भी सैन्य बल का सेना छावनी क्षेत्र देख लीजिए, दुर्गीकृत रहता है। तो इससे ये पता चलता था कि जो इसका पश्चिमी भाग था वो दुर्गीकृत था, पूर्वी भाग गैर दुर्गीकृत था। तो पश्चिमी भाग में सेनाएं रहती थी, पुरोहित आवास मिले, और सेनाओं के साथ साथ राजा के भी रहने। इसके बाहर का जो दुर्गीकृत था, बाहरी हिस्सा पक्की ईंटों का बना हुआ था,
आंतरिक भाग जो दीवारें हुआ करती थी वो कच्ची ईंटों की बनी हुआ करती थी इस तरह से। और पूर्वी भाग यानी इसके जो पूर्वी हिस्से हैं इस सभ्यता के, मान लीजिए ये दो हिस्से हम कर दें, ये पश्चिमी हो गया और ये पूर्वी हो गया, तो यहाँ आम जनमानस रहता था। आम जनमानस रहता है। आम जनमानस में कौन कौन आएगा? तो आम जनमानस में श्रमिक आएंगे, व्यापारी आएंगे, किसान आएंगे, यही लोग रहते हैं। और इस हिस्से में प्रशासक रहते, सेना रहती, पुरोहित रहते और ये हिस्सा थोड़ा ऊंचाई पर बनता और ये दुर्गीकृत था। तो बाहर की जो ईंटें थी ये बाहर पक्की ईंटें लगती, पक्की ईंटें थी। अंदर जो ईंटें लगती थी ये कच्ची ईंटें हुआ करती थी। और यहाँ से जो जो साक्ष्य खुदाई में मिले हैं, दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल को, वो बताते हैं कि यहाँ उनको जो है गेहूं की, जौ के साक्ष्य मिले, श्रमिक आवास मिले, श्रमिक आवास मिले। उसके अलावा एफ टीला मिला है, एफ टीला मिला है। और ये हिस्सा इस हिस्से की तुलना में ऊंचाई पर होता था, इसलिए होता कि बाढ़, आक्रमण और सब चीज़ों से इसकी सुरक्षा की जाए, शत्रु सेना को वाच किया जा सके, इस दृष्टिकोण। और बीच में सड़कें हुआ करती थी और इधर आम जनमानस रहता था। ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हो गई। और पता चला है कि यहाँ से एक इक्के की, तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए। और यहाँ आर्य संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से ही आर्य संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर 1200 अभिलेखीय मोहरें प्राप्त हुई हैं, अभिलेखीय मोहरें प्राप्त हुई। ये हड़प्पा सभ्यता की जानकारी थी। यह सभ्यता हमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से खोजी। पंजाब में मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट है जिसका वर्तमान नाम साहिवाल है। इसकी खोज सन 1921 में सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी के नेतृत्व। और यह स्थल रावी नदी के तट पर, और रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। मैंने प्रारंभ में बताया कि यह पूरी सभ्यता सिंधु नदी तंत्र के आसपास फैली हुई थी। जरूरी नहीं कि हर स्थल सिंधु नदी के किनारे हो, उससे संबंधित नदियों के भी किनारे थे। इसमें आपने पहला स्थल जो खुदाई हुआ उसको देखा। उसके बाद इसकी जब और खोजबीन हुई, इसमें पता चला कि इसके दो हिस्से हैं, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट हिस्से में एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, प्रशासक वर्ग रहते हैं जिसमें सेना, पुरोहित, और उसमें खुदाई होने पर ये साक्ष्य मिले। इसमें श्रमिक आवास भी थे, एफ टीला मिला, एवी टीला मिला। उसके बाद तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी के साक्ष्य मिले। अंदर की दीवारें कच्ची ईंटों की बनी हुआ करती थी, बाहर की दीवारें पक्की, इसलिए कि कभी नगर क्षेत्र में बाढ़ आए तो पक्की दीवारें न टूटे, सुरक्षित रहे, कोई शत्रु आक्रमण करे तो उससे दूर की रक्षा हो सके। बाहर की ईंटें इसलिए पक्की बनाई जाती थी और अंदर की ईंटों को अपने सुविधानुसार बदला जा सकता है। दूसरी विशेषता थी कि यहाँ 1200 अभिलेखीय मोहरें प्राप्त हुई। ठीक।